अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कैपेसिटेंस की बात करें, जो कि कैपेसिटी अपना कैपेसिटी का कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, क्योंकि जब प्लेन हो कैपेसिटर तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। तो वो जो दो प्लेट्स होंगी, है ना, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर रखा जाए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम जानते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर रखा जाए तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दोनों के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर किया हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बगैर ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जिसका एरिया ए है और सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक फील्ड तो बनेगा, उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो डी से हमने डिनोट की है इसको। एक प्लेट दूसरी प्लेट से कितनी दूर? ये डी दूरी पर, ठीक है। तो इस तरह से है, ये एक छोटा सा एक सेटअप है, एक छोटा सा अरेंजमेंट है, ठीक है। यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक साइड बैटरी लगा दी, दूसरी साइड अर्थिंग कर दी। ओके, तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस इसी में ही मैं फाइंड करना चाहता हूं कि कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि चार्ज है। क्या क्या चाहिए हमें कैपेसिटेंस के लिए? चार्ज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो दोनों यहां से मिल जाएंगे ना भाई, दोनों यहां से मिल जाएंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, हम जानते क्या है, हम जहां शुरू से हमने पहले डेफिनेशन में भी देखा कि कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर एंड इट इज गिवन बाय सी इक्वल क्या होगा कि, हालांकि हमने पढ़ा था कि चार्ज और दोनों पर डिपेंड करता है डायरेक्टली, सी एक कांस्टेंट आया था, और क्यू इक्वल टू सी भी पढ़ा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई आ जाना है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जिस सिग्मा की मैं बात कर रहा था, वो सिग्मा होता है चार्ज, अब क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन किस में है? सरफेस एरिया पे, तो चार्ज अपॉन एरिया आ जाएगा। तो ये आ गया चार्ज अपॉन, कहा? चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज वन का चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा इनटू ए, तो सिग्मा इनटू ए हो गया। अब जहां जहां क्यू है वहां सिग्मा ए लगा दो, ये क्यू था यहां सिग्मा ए लगा, बन गया सी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन बी, तो सिग्मा ए अपॉन बी सी हो गया। ओके, अब कुल मिला के हमें लास्ट क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं, देखो सी होता है कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही तो फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? देखो सिग्मा ए तो आ गया, सिग्मा ए आ गया, ए हमें पता है एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर कुछ भी, ठीक है, वो एरिया होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन वी पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल तो यहां पे नहीं ना पता, तो वो पोटेंशियल अगर हमारे पास निकल जाए, उसकी वैल्यू आ जाए, तो बस उसी को इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट कोई इसमें स्लैब वगैरह नहीं रखा, जैसा वहां पे रखा हुआ। ओके, तो स्लैब नहीं है, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। ओके, तो यहां पे वैसे किया, देखो V इज इक्वल टू ई डी, मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा, लेकिन एक्सप्लेन करता हूं। V इज इक्वल टू ई डी कैसे? V होता है पोटेंशियल, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, D हो गया सेपरेशन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की दूरी। ओके, तो ये कैसे आई? V इज इक्वल टू, V होता क्या है? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यानी W अपॉन Q। तो W तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए F लिखा, डिस्प्लेसमेंट के D लिखा, लेकिन चार्ज के लिए क्यों लिख दिया साथ में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर कितनी फोर्स जो चार्ज प्रेजेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मतलब F अपॉन Q ही होता है E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F अपॉन Q की जगह मैंने E लिख दिया, D का तो D रहा, तो V इज इक्वल टू ED, ये तो लिखा था, V इज इक्वल टू ED लिखा था। ओके, अब दूसरी चीज है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा, ये कैसे आया? देखो E अभी बोला कि फोर्स अपॉन चार्ज होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होती है E, तो E को लिख दिया F अपॉन Q, चार्ज है जो। ओके, F अपॉन Q, लेकिन F जो है वो कूलम्ब की फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अब जब मैंने बोला टू चार्जेस, तो दो चार्जेस होने चाहिए, एक ये है एक ये है, मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, दूसरा क्यों ले लिया, दूसरा चार्ज ले लिया, दो चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, क्योंकि हम नहीं जानते कि दोनों चार्जेस सेम है,
या दोनों चार्जेस इक्वल, मतलब दोनों के ऊपर सेम चार्ज है या डिफरेंट चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है, कोई पता नहीं है। इसलिए हमने ऐसे ही चार्ज ले लिया। क्यों? देखो ना, पता की जरूरत भी क्या है। हमने कहा जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो अट्रैक्शन भी बोल दिया, रिपल्शन भी बोल दिया, ठीक है ना, तो दोनों में चल जाएगा। तो क्यों क्यों दो आगे, ठीक। एक क्यों का काम हम किसी और के लिए करते हैं। देखो ये क्यों है और ये भी क्यों है, इस क्यों का वैल्यू यहां से ले लेते हैं। क्यों क्या सिग्मा ए होता है, यहां से हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, और एक क्यों का हम अलग से यूज करेंगे यहां पे। ये देखो ये क्यों और नीचे ये भी क्यों था, ये क्यों और ये क्यों दोनों कट जाएंगे, बाकी बचा। देखो यहां से मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये एफ की वैल्यू है, फोर्स बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो वही है ना, एफ की जगह पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन बोलोगे ये क्यों कहां से आया, ये क्यों यहां पे लिख दिया। अब यहां से चाहो तो क्यों अभी भी कट कर दो आप, कोई ऐसी बात नहीं, लास्ट में भी करना है अभी कर दो। तो यहां पे बचा आपके पास एक क्यों तो बचा है ना, उस क्यों को लिख दो, सिग्मा ए लिख दिया, सिग्मा ए क्यों बचता था उसको काट भी दिया, तो बन गया नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ऊपर सिग्मा ए बच गया। लेकिन यहां देखो जरा, सिग्मा का सिग्मा ए पर एरिया, तो एरिया होता 4 पाई r स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर, तो उसकी जगह लिख दिया एरिया की जगह 4 पाई r स्क्वायर, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर लिख दिया, r स्क्वायर कट, 4 पाई कट, बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही तो बोल रहा हूं मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ भी नहीं बचा, देखो E की वैल्यू यहां पे डाल दो, V इज इक्वल ED था तो E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहां पे आ जाएगा V इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। तो ये देखो V इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D आ गया। ये अलग से इक्वेशन बनी तो बस V आया, वही तो चाहिए था, वही तो चाहिए था। ये देखो ना, C इज इक्वल Q अपॉन V, छोड़ो उसको, C इज इक्वल सिग्मा A अपॉन V, तो सिग्मा ए अपॉन वी है, वो वी की वैल्यू आ गई, तो बस यहां पे हमने लगा देनी, वी की वैल्यू लिखनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी, यहां से वी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी, तो जहां जहां वी है वहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और डी लिखोगे, ठीक है। यहां क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी, ठीक है। सिग्मा यहां से देखो क्या था, सिग्मा डी नीचे, यहां पे लिख दो सिग्मा डी नीचे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो थर्ड प्लेस पे था उसको मैं फर्स्ट प्लेस पे ले गया रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो थर्ड प्लेस वाला एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, यहां बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वही लिख दिया। तो ये था कैपेसिटेंस, क्योंकि सी दिखला ना, ये था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दो, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दो दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसका क्या होगा, उसके कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा। और देखते हैं कि उसका, क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी तो कुछ होगा ना, उसका भी अलग से पोटेंशियल होगा, उसका अलग से डिस्टेंस होगा, कितना लंबा है, कितना कम है, कितना छोटा, कितना बड़ा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। कितना उसके यहां प्लेस करने के बाद एयर का गैप कितना बच रहा है, छोटा होगा तो गैप ज्यादा बचेगा, ठीक है ना, छोटा होगा तो गैप ज्यादा बचेगा ना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर बड़ा है तो गैप कम बचेगा। ये दोनों चीजों को लेकर हम पोटेंशियल देखेंगे और हम फाइंड करेंगे कि कैपेसिटेंस कितना होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अगर उसके बीच में स्लैब रख दो, तो ग्लास स्लैब रख दो, तो ये ऐसे रख दो, ठीक है। कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भी रख दिया, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, यहां तक तो बिल्कुल आपको सेम दिखेगा। C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन B, C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन B, ओके। अब आगे की बात करते हैं। C इक्वल टू सिग्मा ए, V जो है ना यहाँ पे दो हिस्सों में बांट दूंगा, क्यों? क्योंकि चीजें ही दो है मेरे पास, एक तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, पहले तो कुछ नहीं था, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और एक वही जो हवा का गैप पहले था ना यहाँ पे एयर गैप, अब वो भी तो बचता होगा ना। ये ऐसा नहीं कि पूरा फिट हो गया ग्लास स्लैब, बीच में साइडों में इसकी जगह बच रही है, तो वो जो जगह है वो भी हमें देखनी है कि कितनी बच रही है, ठीक है। ये आप ये मानोगे पहले प्लेट के बराबर की ये हमने रखा है स्लैब, ठीक है, और दूरी कितनी है वो अलग ही बात, ठीक। मैंने ऐसा एक प्लेस किया डाइलेक्ट्रिक जिसकी लेंथ जो है वो हमने टी रख दी है, टी इसकी लंबाई, तो डी तो ऑलरेडी मैंने रखी हुई थी कि दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन जो है वो डी से, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये अलग से रखा हुआ था हमने। अब जरा खुद सोचो, अगर मैं V1 और V2 दो हिस्से किए, एक को V1 मानना पड़ेगा, दूसरे को V2 मान लो, जिसको मर्जी मान लो, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। तो V1 को मान लिया पोटेंशियल फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, V2 को मान लिया पोटेंशियल फॉर दूसरी चीज जो बची हुई थी उसको एयर गैप बोलते हैं, तो वही एयर गैप की हो गई, ठीक है, दो चीजें हो गई। अब देखो जो K है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है तो उसका कांस्टेंट भी कोई होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने K मान लिया। T जो है वो लेंथ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेंथ ऑफ एयर गैप कितनी बचेगी, देखो D टोटल थी, T बीच में आ गया तो हवा कितनी बची, D में से D निकाल दो ना, जो बीच में आया हुआ है उसको निकाल दो तो हवा ही बचेगी, एयर गैप भी बचेगा। एयर गैप तभी बचेगा ना जब इस चीज को हटा दोगे, तो इसको हटाने का मतलब इसको माइनस करना,
तो डी में से पूरा टी माइनस करोगे तो आपके पास जो भी बचेगा वो लेंथ ऑफ द एयर गैप होगी, सिर्फ वो बस ये ना एयर गैप, बस वही आएगा। तो आओ उसको अब हम यहां पे देख लेते हैं। देखो V1 E1 T, क्यों E1 इसके लिए है, जिसके लिए V1 है उसके लिए E1 भी है। V1 पोटेंशियल है स्लैब के लिए तो E1 भी उसी के लिए होगा। V2 है पोटेंशियल एयर गैप के लिए तो E2 भी उसी के लिए होगा। तो जहां पे मुझे पता है कि V इज इक्वल टू ED, जो यहां पे बताया मैंने V इज इक्वल टू ED है ना, तो V ED है तो V1 E1 भी होगा ना। लेकिन D क्या है यहाँ पे, D इसके लिए D है। V1 था स्लैब के लिए तो स्लैब के लिए D थोड़ी, इसके लिए तो T है, इसलिए D की जगह मैंने T लिख दिया। ये देखो V2 था एयर गैप के लिए तो V2 के लिए डिस्टेंस क्या, V2 किसके लिए, एयर गैप के लिए, एयर गैप के लिए D माइनस टी, तो D माइनस टी को हम यहां पे लिख देंगे, लेकिन साथ में E2 लिखेंगे, क्यों, दूसरा है ना, V2 के लिए है, V1 के लिए E1, V2 के लिए E2। ओके, तो यहां पे E2 आ गया, V2 इज इक्वल टू E2 D माइनस टी, तो ये चीज आ गई। V1 V2 दोनों आ गए तो यहां डालो आंसर पाओ, ठीक है, आ गया। देखो E1 और E2 को चाहते हो तो पता है हमें E1 E किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E1 क्या होगा, वही सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देखो E1 तो सर स्लैब के लिए था, कांस्टेंट भी था, तो लगा दो उसको, क्या होगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा E1। दूसरा तो वैसे रहेगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें कौन सा हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, वो तो गैप है, एयर गैप है पहले की तरह, तो पहले भी तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे सिग्मा है, तो इसको भी मैंने E2 को भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एयर गैप है ना कि स्लैब है, ठीक है, ये एयर गैप है। तो E1 आ गया, E2 आ गया, दोनों को यहां यूज करोगे, V1 निकल जाएगा ऐसे। देखो E1 की जगह सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, साथ में T था, T लिख दिया। V2 है E2 तो इधर है सिग्मा अपान एप्सिलॉन लिख दिया, और साथ में D माइनस टी, तो ये भी लिख दिया। तो इस तरह से आपके पास आ गया V1 और V2, बस दोनों की वैल्यू को ऐड करके यहां पे यूज कर दो, या फिर यूज करने के बाद ही ऐड कर दो, एक ही बात है। C इज इक्वल टू सिग्मा ए, C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू ये है, यहां से V प्लस प्लस आ गया, ये आगे प्लस था, और V2 की वैल्यू ये है, कहां से, यहां से। V1 और V2 दोनों की वैल्यू यहां डाल दी। अब दोनों में आपने कॉमन देखा कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सिग्मा सिग्मा कट के तो ऊपर बचा A अपॉन 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, तीसरी जगह पे एप्सिलॉन नॉट है, तो वो फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, थर्ड प्लेस वाला रेसिप्रोकल होकर वो फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, तो ये बनेगा A के साथ सिग्मा, सिग्मा तो कट गया, A के साथ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और नीचे बचेगा सिर्फ क्या, T अपान K प्लस D माइनस टी, T अपान K प्लस D, बस यही तो है। ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया तो उस टाइम कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और जब नहीं रखा तब कितना होगा, दोनों के लिए अलग अलग से एक्सप्रेशन आपने निकाली। एक छोटी सी चीज बचती है, आपका पूरा चैप्टर के साथ साथ पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये अभी हम जो है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस और साथ में उसके फील्ड के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये सेकंड चैप्टर में खत्म कर दिया इसको। ओके, तो लास्ट में सिर्फ सिंपल आपके सिलेबस में इसी कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है, सिर्फ वो फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए। तो आप याद रखोगे, क्योंकि हो सकता है कि न्यूमेरिकल में पूछा जाए या मल्टीपल चॉइस में ना भी पूछा जाए, तभी आपको पता तो होना ही चाहिए। तो देखो लास्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और इसके लिए सिर्फ आपको पूछा गया कि फॉर्मूला ओनली, सिर्फ फॉर्मूला। तो उसके लिए एनर्जी को अगर मैं U से डिनोट करूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, बस इतना है फॉर्मूला आपके सिलेबस। कहां से आया, नो डेरिवेशन, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको डेरिवेशन करवा दूंगा, बट आप फिलहाल के लिए सिर्फ फॉर्मूला है आपके सिलेबस में। C होता है कैपेसिटेंस, V होता है पोटेंशियल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पोटेंशियल का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 से करोगे तो आपके पास जो चीज आएगी वो होगी एनर्जी, जिसके यूनिट्स जूल में होते। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होगी, इस फॉर्मूला से आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला है आपके सिलेबस में। ओके, तो इसी के साथ आपका ये यूनिट हो गया कंप्लीट। तो कल हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके।